गुड मॉर्निंग ईच एंड एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं इनकम टैक्स, चैप्टर चल रहा है पीजीबीपी। पीजीबीपी का इंपॉर्टेंट टॉपिक डेप्रिसिएशन पढ़ रहे थे। डेप्रिसिएशन के मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स कल डिस्कस कर लिए कि डेप्रिसिएशन चार्ज करना मैंडेटरी है, मेथड सिर्फ डब्ल्यूडीवी अप्लाई होगा, रेट भी फिक्स होगी और इंडिविजुअल असेट्स पे डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा, ब्लॉक ऑफ असेट कंसेप्ट अप्लाई होगा और परचेज और सेल में डेज काउंट नहीं होंगे। जिसको आप परचेज करके लाया उसको दो कैटेगरी में बांट दो, पुट टू यूज फॉर मोर देन 180 डेज और पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज। जो लेस देन 180 डेज है उस पे हाफ रेट से डेप्रिसिएशन लगेगा, जो ओपनिंग में थी और जो मोर देन 180 डेज वाली है उस पे फुल रेट से डेप्रिसिएशन लगेगा। जब आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने जाओ तो प्रायोरिटी किसको मिलेगी? हाफ रेट वाले को। ठीक है। सेल जब करोगे तो कितने में सेल, कितने में परचेज किया था, कब परचेज किया था, आज उसकी डब्ल्यूडीवी क्या है, हर चीज क्या हो जाएगी? इररिलेवेंट। बस जितने में सेल करो उतना माइनस कर दो ब्लॉक की वैल्यू में से, रिमेनिंग ब्लॉक की वैल्यू में डेप्रिसिएशन चार्ज कर दो। इसका मतलब ये होता है कि जब आप असेट सेल करोगे तो उसके ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट नहीं करोगे, कैपिटल गेन कैलकुलेट नहीं करोगे। पीजीबीपी के बाद अगला चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं कैपिटल गेन। कैपिटल गेन में हम पढ़ेंगे जब भी आप कोई अपना कैपिटल असेट ट्रांसफर करते हो तो उस पे आता है कैपिटल गेन। कैपिटल असेट ट्रांसफर करोगे तो क्या आएगा? कैपिटल गेन। तो जो मेरे बिजनेस के फिक्स असेट्स हैं जिनके ऊपर मैं डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा हूं वो मेरे कैपिटल असेट्स ही तो हुए, तो उनको मैं सेल कर रहा हूं तो कैपिटल गेन आना चाहिए। पर ये एक एक्सेप्शनल कंडीशन है कि डेप्रिशिएबल असेट पे आम जिंदगी में कैपिटल गेन नहीं आता। मींस डेप्रिसिएबल असेट आप सेल करोगे तो कैपिटल गेन कैलकुलेट नहीं करेंगे, जितने में सेल किया है ब्लॉक की वैल्यू में माइनस कर देंगे, रिमेनिंग जो ब्लॉक की वैल्यू बची उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेंगे। डन। ये है आम जिंदगी। मेंटोर जिंदगी दो एक्सट्रीम सिचुएशंस जो मैंने कल आपको बोली थी वो यहां पे लिखी हुई होगी, नहीं लिखी हुई है तो आप लिख दो। आप यहां पे पेज नंबर 86 में जहां स्पेस है वहां लिख दो, इन द फॉलोइंग टू सिचुएशंस। पेज नंबर 86 में जहां स्पेस है वहां लिख दो, इन द फॉलोइंग टू सिचुएशंस depreciation shall not be calculated. फर्स्ट, अब इंग्लिश में लिखेंगे अपन, इंग्लिश लिखना आती है ना आपको व्हाट्सएप वाली लैंग्वेज में। या तो असेट बाकी ना रहे, या तो YATO, या तो असेट बाकी ना रहे। सेकंड पॉइंट, या वैल्यू बाकी ना रहे। या तो असेट बाकी ना रहे या वैल्यू बाकी ना रहे। ठीक है। अब इसके नीचे अगली लाइन में लिखो, इन बोथ ऑफ द अबव सिचुएशन, इन बोथ ऑफ द अबव सिचुएशन capital gain shall be calculated. Depreciation shall not be calculated and capital gain shall be calculated. मतलब यार ये वो दो तलवार है जो एक म्यान में नहीं रह सकती, या तो डेप्रिसिएशन आएगा या कैपिटल गेन आएगा। अब जहां आपने लिखा या तो असेट बाकी ना रहे, अच्छा अब स्पेस थोड़ी हो गया आपके पास, चलो ठीक है, इसको एग्जांपल के रूप में समझ लेते हैं अपन कि या तो असेट बाकी ना रहे या वैल्यू बाकी ना रहेगा, क्या इंपैक्ट होता है। किसी को ब्लॉक का पूरा फॉर्मेट याद है क्या? क्या है फॉर्मेट? सबसे पहले लिखेंगे अपन, मैं ओपनिंग स्टॉक लिख रहा हूं, ओपनिंग WDV, इसमें ऐड करेंगे अपन परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर। इसके दो पार्ट, ए और बी। पुट टू यूज फॉर मोर देन 180 डेज और पुट टू यूज
लेस देन 180 डेज। ये आ गई मेरी टोटल WDV। इसमें से माइनस करूंगा सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, आ जाएगी मेरी नेट WDV। लेस करूंगा डेप्रिसिएशन, पहले एट हाफ रेट, किसको, बी वाले को प्रायोरिटी, सेकंड एट फुल रेट, जो भी बैलेंस WDV बचेगी वो। इसके बाद आ जाएगी मेरी क्लोजिंग WDV। ठीक है, अब एक बात बताओ, सिर्फ PGBP पढ़ाऊं कि कैपिटल गेन भी साथ पढ़ा दूं? पढ़ा देता हूं, कैपिटल गेन भी है, हो जान दो भाई, इतना भी नहीं पढ़ोगे तो क्या फायदा। कोई बात नहीं, मुझे याद है, तुम्हें याद नहीं रखना, तुम भूल भी जाओगे। जब कैपिटल गेन पढ़ेंगे ना तो दोबारा याद आ जाएगा, तब अच्छे से समझ में आएगा। हम कौन सी दो सिचुएशन पढ़ रहे हैं, क्या ऐसी दो सिचुएशन कि जिसमें डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा, क्या कैलकुलेट होगा, कैपिटल गेन। तो क्या पढ़ा हमने, या तो असेट बाकी ना रहे, तो समझो मेरे पास है ना, अब मैं असेट के नाम के साथ लिखूंगा A, B और C। तीन असेट थी ओपनिंग में, जिसकी ओपनिंग WDV थी 4,50,000। फिर मैं एक D और एक E, दो असेट परचेस करके ले आया। D तो था 2 लाख की और E था 1 लाख की। तो मेरे पास टोटल WDV कितनी हो गई, 7,50,000। यहाँ तक एग्जाम्पल समझ में आ रहा है। हमारा पहला केस क्या है, या तो असेट बाकी ना रहे, या तो असेट बाकी ना रहे मतलब मेरे पास टोटल 5 असेट है ना, मैंने पांचों के पांचों असेट सोल्ड कर दी, A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E। कितने में बेची पांचों असेट, 6 लाख रुपए में बेच दी मैंने। ठीक है, तो अब नेट WDV कितनी आएगी, 1,50,000। अब डेप्रिसिएशन चार्ज करने में कर तो सकते हो, 1,50,000 में से हाफ रेट वाला कितना है, 1 लाख। 1 लाख पे कितना, 15% की अगर मैं रेट मानूं कि ये ब्लॉक कौन सा है, 15% वाला है, तो 1 लाख का 15% 15,000 और रिमेनिंग 50,000 का, अच्छा ये तो हाफ रेट वाला है, सॉरी, 7.5%। और इसका ये तो हो गया 7,500, और ये भी 7,500 ही तो होगा। ठीक है, तो 15,000 माइनस हो जाएंगे, 1,35,000। तो फॉर्मूला बेस्ड अगर चलेंगे तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो तो सकता है, लेकिन वो कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट ही नहीं करना है, कैलकुलेट ही नहीं करना है। तो क्यों, अबे सारी तो एसेट बेच दी, तेरे पास एसेट है ही कहां जिसमें तू डेप्रिसिएशन लगा रहा है, हवा में लगा रहा है क्या डेप्रिसिएशन। तेरे पास जो 6 एसेट थी सबके सभी बेच दी, तो वैल्यू हो कि ना हो उससे हमें क्या फर्क पड़ता है, जब एसेट ही एग्जिस्ट नहीं करता तो डेप्रिसिएशन किस बात का लगेगा। तो या तो एसेट बाकी ना रहे मतलब मैंने सारे के सारे एसेट बेच दी, भले ही कम में बेची हो, WDV बचने वाली हो, लेकिन आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं करोगे। तो नहीं करेंगे तो फिर सर प्रेजेंट कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है, देखना अब देखना, ये है ना, ये वाली चीज सीखने लायक है कि मैंने इसको एक्चुअली में, मैंने इन 5 असेट को एक्चुअली में बेचा तो कितने में था, 6 लाख में, पर क्योंकि मुझे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं करना, इसलिए मैं एक फॉर्मेलिटी करूंगा, दिखावा छलावा नौटंकी ढोंग रचूंगा। क्या ढोंग रचूंगा कि मैं यहाँ पे इनके जो सेल है ना, वो पूरे 7,50,000 से माइनस करके ब्लॉक की वैल्यू क्या कर दूंगा, नील कर दूंगा, ताकि डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो ही ना सके। क्योंकि मुझे ये दो सिचुएशन याद रखनी है कि या तो एसेट बाकी ना रहे या वैल्यू बाकी ना। मैंने सारी एसेट बेच दी ना, तो कितने में बेची, अब तेल लेने जान दो आप, तो जो उसकी टोटल WDV है वही के वही माइनस करके ब्लॉक की वैल्यू क्या कर दो, नील कर दो। इंपॉर्टेंट मेरा ऑब्जेक्टिव कि सर मुझे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं करना ना, तो मुझे ब्लॉक की वैल्यू क्या करनी है, नील करनी है। सिंपल, मुझे ब्लॉक की वैल्यू क्या करनी है, नील करनी है। कैसे नील करूंगा, जो टोटल WDV है वही का वही माइनस कर दो, इमेजिनरी फॉर्मेलिटी। अब ये है ना, ओके, समझ में आया कि नहीं। अब इधर चलते हैं अपन, कैपिटल गेन में चलते हैं। कैपिटल गेन का फॉर्मेट लिख देता हूं मैं। कैपिटल गेन का फॉर्मेट है
उसमें अपन टर्म यूज करते हैं फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मतलब कितने में बेचा आपने। तो हाल फिलहाल मैंने कितने में बेचा, 6 लाख में, ठीक है। इसमें से माइनस करते हैं अपन लेस ट्रांसफर एक्सपेंसेस, जो मेरे एग्जांपल में कुछ भी नहीं है। ट्रांसफर एक्सपेंसेस क्या होते हैं, सेल करने में खर्चे होते हैं ना, किसी ब्रोकर के थ्रू सेल किया तो उसको कमीशन दूंगा, जहां पे ले जाके सेल किया वहां पे लाने ले जाने खर्चा हो जाएगा। तो क्वेश्चन में गिवन होता है, मेरे एग्जांपल में कुछ भी नहीं है। तो ये कितना बचा, 6 लाख बचा, इसको बोलते हैं, वो यार मैं तो टर्म ही भूल गया, ऐसे कैसे भूल गया। राइटिंग खूबसूरत है, सुन लेना। इसको बोलते हैं नेट सेल कंसीडरेशन। फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन, ट्रांसफर एक्सपेंस माइनस किया तो आता है आपका नेट सेल कंसीडरेशन। नेट सेल कंसीडरेशन में अब थोड़ी सी स्पेस छोड़ के लिख रहा हूं क्योंकि मुझे इन दोनों को मैच कराना है। यहां पे लेस करते हैं अपन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितने में आपने खरीदा था। तो डेप्रिशिएबल एसेट के केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, रियल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इररिलेवेंट होती है, क्योंकि ये तो 6 एसेट है, सबको अलग अलग टाइम पे खरीदा था, और उसमें से तो कई बहुत सारी वैल्यू का मैं डेप्रिसिएशन ऑलरेडी क्या कर चुका हूं, क्लेम कर चुका हूं। वापस से पूरी पूरी कॉस्ट माइनस कर दूंगा तो डबल बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। एक समझना आप कि अगर मैंने 10 लाख की एसेट थी, उसको मैंने 4 साल में 4 लाख डेप्रिशिएट कर चुका हूं, उसकी आज की बुक वैल्यू ही कितनी है, 6 लाख रुपए। उस 6 लाख वाली एसेट को मैं 7 लाख रुपए में बेच रहा हूं। 6 लाख की चीज को मैं 7 भी नहीं 12 लाख रुपए में बेच रहा हूं मैं, ठीक है। तो भाई 4 लाख का बेनिफिट तो तुम्हें ऑलरेडी मिल गया इनकम टैक्स में, कहां पे, पीजीबीपी में। अब तुम क्या कहोगे कि 12 लाख में तो बेच रहा हूं, इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी है, 10 लाख, वापस से पूरा 10 लाख माइनस कर दोगे तो 4 लाख का बेनिफिट तो तुम ऑलरेडी ले चुके हो ना इनकम टैक्स में। फिर से वापस पूरे 10 लाख का बेनिफिट लोगे तो डबल बेनिफिट मिल गया 4 लाख का। मिला कि नहीं मिला। एक बार 4 लाख माइनस हो गए, एक बार 10 लाख माइनस कर रहे हो तो 14 लाख रुपए माइनस कर रहे हो तुम, तो है कि नहीं। तो भाई इनकी रियल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होती है, इररिलेवेंट होती है। इनमें रिलेवेंट होता है इनकी टोटल डब्ल्यूडीवी, क्योंकि यहाँ पे है ना ब्लॉक ऑफ एसेट कंसेप्ट में हम आर या पार का खेल खेलते हैं। आर या पार का खेल खेलते हैं मतलब इक्का दुक्का एसेट बेचने पे कैपिटल गेन थोड़ी आता है, पूरा पूरा ब्लॉक ही साफ हो जाए तब जाके क्या आता है, कैपिटल गेन। तो उस ब्लॉक की जो टोटल डब्ल्यूडीवी है ना, वही क्या है, इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो यहाँ लिख दूंगा मैं टोटल डब्ल्यूडीवी, जो कितना है, 7,50,000। वही वाली बात जो मैंने यहाँ माइनस करी ना, इसको मैं यूं एक ब्रैकेट में लिख देता हूं। यहाँ याद रहता है बच्चों को ऐसा कि आमने सामने, कि जो यहाँ माइनस होगा वही यहाँ माइनस होगा। 7 लाख 7.5 लाख रुपए माइनस करने के बाद कितना बचा बेटा, 1,50,000। फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है, नुकसान हो रहा है। 7.5 का ब्लॉक मैंने कितने में बेच दिया, 6 लाख में। इसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, STCG, सॉरी लॉस, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। समझ में आया। ये कौन सी वाली सिचुएशन थी, ये फर्स्ट वाली सिचुएशन थी, या तो असेट बाकी ना रहे। अब एक काम करो, फोटो खींच लो और ये आपको अपने नोट्स में बनाना है, ठीक है। जो आप एक दिन के नोट्स पढ़ोगे उसमें आपको ये बनाना है, ठीक है, कि या तो असेट बाकी ना रहे। सर मैंने सारी की सारी असेट बेच दी, कम में ही बेची भला, लेकिन सब बेच दिया ना, तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं होगा। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं होगा तो यहाँ तो ब्लॉक की वैल्यू नील कर दो, और जो टोटल डब्ल्यूडीवी थी उसको क्या मान लो, कॉस्ट, कितने में बेचा कंपेयर कर लो। बेचने में कम में भी बेच सकते हैं, ज्यादा में भी बेच सकते हैं, भले ही ज्यादा में बेचो कम में बेचो, यहाँ तो ब्लॉक की वैल्यू ही नील करनी है, तो यहाँ तो 7.5 ही आएगा। जितने में बेचा वो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, जो टोटल डब्ल्यूडीवी है वही क्या आ जाएगी, हमारी कॉस्ट। इंपॉर्टेंट टर्म क्या है यहाँ पे, टोटल डब्ल्यूडीवी।
यही टोटल WDV सोल में आ जाएगा और यही टोटल WDV कहाँ चल जाएगा, आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में चला जाएगा, क्योंकि मुझे ब्लॉक की वैल्यू निल करनी है, पूरा ब्लॉक में एक साथ बेच रहा हूं, जितने में बेच रहा हूं उसको कंपेयर कर लूं ब्लॉक की टोटल WDV से। डन। चलो अब नेक्स्ट सिचुएशन कहती है कि सर असेट तो बाकी है, असेट तो बाकी है, मतलब मैंने सारी असेट सोल्ड नहीं करी। शॉर्ट टर्म गेन है या लॉन्ग टर्म गेन? हाँ, क्या बात पूछिए, ताली बजा दो सानिध्य के लिए प्लीज। सर ये शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म, प्लीज ताली बजा दो इसके लिए, बजाओ ना तालियां। होए मैंने बहुत सही पूछा। सर ये शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म में कैसे पता पड़ेगा? तो बेटा आम जिंदगी होती है 3 साल, कोई सी भी चीज मेरे पास 3 साल से ज्यादा है तो वो लॉन्ग टर्म है, 3 साल से कम पीरियड में ही मैंने उसको बेच दिया तो वो शॉर्ट टर्म है। लेकिन डेप्रिशिएबल असेट हमेशा लॉन्ग टर्म ही रहेगा, शॉर्ट टर्म ही रहेगा। डेप्रिशिएबल असेट 3 साल पुराना हो कि 30 साल पुराना हो कि 300 साल पुराना हो, जब भी उसको बेचोगे कैपिटल गेन कौन सा आएगा? शॉर्ट टर्म ही आएगा, क्योंकि आप उसकी करंट वैल्यू को ही कंपेयर कर रहे हो। बरसों पुरानी वैल्यू पे तो आपके ऑलरेडी क्या ले चुके हो? डेप्रिसिएशन ले चुके हो। तो करंट वैल्यू को कंपेयर कर रहे हो कि इतने 7.5 लाख वाली चीज मैंने कितने में बेची, जिसकी आज वैल्यू 7.5 है, कितने में बेची? 6 लाख में बेची, तो ये कौन सा लॉस है मेरा? शॉर्ट टर्म। देन गेन भी आएगा तो शॉर्ट टर्म, लॉस भी आएगा तो शॉर्ट टर्म, डेप्रिशिएबल एसेट ऑलवेज शॉर्ट टर्म। ठीक है, कैपिटल गेन के नोट्स में ये बात लिखी हुई है। अब भाई मेरी दूसरी सिचुएशन है, या तो वैल्यू बाकी ना रहे, या तो असेट बाकी ना रहे या वैल्यू बाकी ना रहे। तो अब कहानी भाई कि मेरे पास 3 असेट थी, ABC, D और E में परचेस करके लाया, 7.5 लाख का ब्लॉक था, मैंने इसमें से A और B बेच दी, सारी थोड़ी बेची, असेट तो बाकी है, वैल्यू बाकी नहीं है। वैल्यू बाकी नहीं मतलब कि A और B ही मैंने टोटल 8 लाख रुपए में बेची। A और B बेची, कितने में बेची? 8 लाख रुपीज में बेची। तो यहां से 8 लाख माइनस करूंगा तो वैल्यू वाइप आउट हो जाएगी। असेट तो अभी भी 3 बची है, C, D और E, है ना? सॉरी, हाँ, C, D और E 3 बची है, लेकिन 2 असेट ही इतने में बेच दी कि वैल्यू वाइप आउट हो गई, जिसको बोलते हैं वैल्यू बाकी ना रहे। तो जब आपके पास वैल्यू ही नहीं है तो डेप्रिसिएशन किस पे लगाओगे? इसका मतलब वापस से डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा तो भैया ब्लॉक की वैल्यू क्या कर दो तुम, तो निल, कितने में भी बेची हो तुमने, तुम्हें तो ब्लॉक की वैल्यू निल करनी, या तो फॉर्मेलिटी करनी, नाटक ढोंग रचना है तुम्हें यार कि ये लो भाई 7.5 लाख रुपए माइनस करो, ब्लॉक की वैल्यू निल हो गई, इसका मतलब डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। यही मेरा ऑब्जेक्टिव था और यही मेरा चैप्टर चल रहा है अभी। मैं तो ये पढ़ रहा हूँ, ये तो बाद वाला केस है। मुझे तो यहाँ देखना है कि भैया अगर एसेट बाकी ना रहे या वैल्यू बाकी ना रहे, ब्लॉक की वैल्यू क्या कर दो? धड़ाम तरीके से निल कर दो, जीरो कर दो, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो गई। कहां पर आ जाओ? कैपिटल गेन पे आ जाओ। आपने 2 असेट बेची, कितने में बेची सारी? 2 असेट, ए और बी वाला असेट कितने में बेचा मैंने? 8 लाख में बेचा ना, तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना आएगा बेटा? 8 लाख। ट्रांसफर एक्सपेंसेस इस एग्जांपल में भी नहीं है, तो नेट सेल कंसिडरेशन भी कितना आएगा? 8 लाख। बेची भले ही 2 असेट, लेकिन ब्लॉक नील कर दिया ना अपन ने, तो ब्लॉक की टोटल WDV क्या मान लेंगे? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। सर इन 2 की वैल्यू तो कुछ और ही होगी, होने दो, हम तो पूरा पूरा आर या पार का गेम खेल रहे हैं। डेप्रिसिएशन निकलेगा तो पूरे ब्लॉक पे निकलेगा, कैपिटल गेन निकलेगा तो पूरे ब्लॉक पे निकलेगा। डेप्रिसिएशन नहीं निकल रहा, पूरे ब्लॉक की जो WDV है, मतलब वही पे वही 7.5 लाख रुपए माइनस कर दो भैया, 50,000 रुपीज क्या आ गया आपका? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, और ये सिचुएशन तो और खास है कि इसमें तो हमेशा गेन ही होगा। क्यों? क्योंकि आप बात ही क्या कर रहे हो? वैल्यू बाकी
ना रहे, मतलब आपने जो बेचा वो किसमें बेचा, ज्यादा में बेचा, ज्यादा में बेचा तो क्या आएगा, गेन ही तो आएगा। असेट बाकी ना रहे में दोनों सिचुएशन हो सकती है कि मैंने 5 के 5 असेट बेच दी, हो सकता है कम में बेची हो सकता है ज्यादा में बेची हो, तो गेन भी आ सकता है, लॉस भी आ सकता है। लेकिन जब आप कह रहे हो कि वैल्यू बाकी ना रहे, तो उस केस में तो हमेशा क्या आएगा, गेन ही आएगा। समझ में आया कि नहीं? तो ये 8 लाख की जगह 7.5 में बेचे तो भी नहीं रोए। हाँ, 7.5 नहीं बेचते तो यहाँ भी नील, वहां भी नील। यहाँ तो नील करना ही करना है, यहाँ तो तेल लेने जान दो। दो सिचुएशन आ जाए ना, या तो असेट बाकी ना रहे या वैल्यू बाकी ना रहे, तो भूल जाओ कितने में बेचा। तुम्हें तो यहाँ ब्लॉक की वैल्यू नील करनी ही करनी। हाँ, यहाँ पे देखेंगे अपन कि कितने में बेचा, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। डन। यहाँ जो माइनस कर रहे हो वही वहां माइनस होगा, इसीलिए इतना स्पेस छोड़ के ये रेक्टेंगल बॉक्स बनाया मैंने। ठीक, बोलो। जो बची हुई मशीनरी है फिर वो वापस बेची अपन ने, ये 3 मशीनरी में से। अब कोई बात नहीं, उस टाइम ब्लॉक की वैल्यू ऑलरेडी नील हो ही चुकी है, अब जो बेच रहे हो एक्स्ट्रा ही आ रहा है, तो वापस सारा का सारा क्या माना जाएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा। समझा? इंडिविजुअल में तो हम परेशान हो जाते हैं ना, हम क्यों करें, इंडिविजुअल का काम ही नहीं करना। उनको कह रहा है कि यार तुम गेन मानो कि लॉस मानो, कुछ भी मानो, आइदर तुम बेनिफिट यहाँ लोगे या बेनिफिट वहां लोगे, तुम्हें बेनिफिट 7.5 लाख का ही तो मिल रहा है ज्यादा से ज्यादा। तुम्हारी जो कॉस्ट है जेब से, वो तो 7.5 लाख रुपए लगी हुई है, तुम यहाँ माइनस करोगे वहां माइनस करोगे, ज्यादातर तो 7.5 ही कर रहे हो। कम में बेचा तो लॉस है, ज्यादा में बेचा तो गेन, क्या फर्क पड़ेगा। अगर तुम्हें मैं अभी गेन कर दूं, अभी मैं गेन दे दूं, और बाद में तुम क्या करोगे, धीरे 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 डेप्रिसिएशन ले लोगे। अरे हटा यार, बार बार धीरे धीरे क्या करेगा, एक साथ ही कर, आ या पार। समझ में आया? ठीक है, चलो ये केस कंप्लीट हुआ। अब आ जाओ आप ब्लॉक ऑफ एसेट कंसेप्ट में, जो टेबल बनी हुई है उसके पहले अप टू सी पॉइंट तक रीड कर लो। कर लिया था कि नहीं रीड? इसमें कोई ऐसी पॉइंट था कि जो मैंने नहीं बताया? कौन कौन सी? सी वाली, यूज ऑफ द एसेट इन द पर्पस इन द प्रीवियस ईयर, इवन इफ एन एसेट इज यूज्ड फॉर फ्यू डेज और इवन फॉर फ्यू आवर्स ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, depreciation to be entire year is available। बताया तो था, इन्वर्टर का एग्जांपल लिया था ना कि रेडी टू यूज है पर यूज तो आया ही नहीं, तो डेप्रिसिएशन लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा। पुट टू यूज हो जाना चाहिए, पुट टू यूज हो जाना चाहिए। मैंने उसको इंस्टॉल कर दिया हूं, अब काम आए कि ना आए, ज्यादा दिन काम आए नहीं, कुछ घंटे काम आए। जैसे एग्जांपल कि अभी आपकी 2 ही क्लासेस लग रही है, पहले अभी वो फाउंडेशन के 2 बैच चलते, तीनों क्लास चलती थी, अब फाउंडेशन का एक ही बैच और एक आपका बैच है, 2 ही क्लास चलती है, तो एक क्लास तो पूरी बंद रहती है ना, तो उसके असेट्स तो काम ही नहीं आते। शाम को भी 11 12 2 ही क्लास चलती है, तो वो क्लास तो आप पूरे साल बंद रहेगी जब तक कि नया ईयर नहीं आ जाता, तो थोड़ा ही टाइम काम में आया, डेप्रिसिएशन पूरे साल का लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा सर, रेडी टू यूज तो है। समझ में आया? चलो, तो मतलब कि ऐसे है ना कि 30 मार्च को पुट टू यूज की तो साल तो आधा लगेगा, लेकिन 25 में पूरा लगेगा। या एक बार डेप्रिसिएशन लगने लग गया, उसके बाद तुम यूज करो मत करो, जयराम जी की। ठीक है, ओके। तो सारी बात मतलब हायर ऑर्डर वाली है, जो अपन ने पूरा मैंडेटरी ऑर्डर ऐसे पढ़ा था ना, ईपीसी। इसमें कोई बात है जो मैंने नहीं बताई? तो पढ़ लो, मैं पढ़ाता हूँ। Following conditions should be satisfied for charging depreciation. Asset should be owned by the assessee, obviously. The asset should be owned by the assessee, or the assessee should be the co-owner of the asset. The following parts should be noted. It is not necessary that the assessee should be a registered owner of the asset. Registered owner का मतलब क्या होता है कि आपके नाम पे रजिस्ट्री हो रही है, ऐसे जरूरी नहीं है। कब्जा आपके पास है तो asset आपका माना जाता है। ठीक है? Then, where an asset carries on a business or profession in a building not owned by him but in respect of which he holds a lease or right of occupancy, he is entitled to depreciation in respect of capital expenditure incurred by him or construction of any structure or any work in relation to the building by way of improvement, renovation or extension। कि बिल्डिंग मैंने लॉन्ग टर्म लीज पे ली, जिसपे मैं हर साल लीज पेमेंट करता हूँ, तो लीज मेरा खर्चा है, डेप्रिसिएशन अलाउड नहीं होगा। लेकिन अगर उस जगह पे मैंने कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर कर दिया, तो जितना कैपिटल एक्सपेंडिचर मैंने किया है उसका मुझे बेनिफिट मिल जाएगा। समझ में आया? If the assessee acquire an asset under financial lease, he can claim depreciation। केस 19 पढ़ लिया आप लोगों ने? हाँ, ओनर ही बन जाते हैं अपन फाइनेंशियल लीज में। Generally, in case of hire purchase agreement, can claim depreciation from the year in which
द एसेट्स इज टेकन ऑन हायर परचेज एग्रीमेंट, किस्तों पे अपन कार खरीद के लाते हैं तो उसमें लीगल ओनर तो अपन आखिरी किस्त भरने के बाद बनते हैं, लेकिन कंस्ट्रक्चुअल ओनरशिप तो पहले ही आ जाती है, तो जब आपने खरीदी तभी से डेप्रिसिएशन लग जाएगा। Assessee must use for the purpose of business profession active as well as passive use। पढ़ लिया अपन ने, use of the asset in the previous, नहीं, active as well as passive use मतलब कि रोज काम में आ रहा हूँ, ये काम में लेने के लिए पड़ा हुआ। जैसे अभी ये मोबाइल तुम्हारा बैच आया तो तुमने कहा वीडियो बनाओ, इससे पहले बना ही नहीं रहे थे, 2 साल से यूं ही पड़ा था, तो पर रेडी टू यूज तो था, तो पासिव यूज डेप्रिसिएशन लगेगा। यूज ऑफ असेट इन अ प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर में आपने उसको काम में लिया हो, भले ही चंद घंटे लिया हो कि चंद उसमें लिया हो, लेकिन अगर उसको आपने रेडी टू यूज में से भी हटा दिया है तो फिर डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। अब इंपॉर्टेंट ब्लॉक ऑफ असेट कंसेंट, ये पन्ना फोल्ड कर लो, ये रेट्स आप पढ़ के जाओगे। वैसे तो हम जितने क्वेश्चंस करेंगे उसमें आपको रेटें याद हो जाएगी, बहुत सिंपल है, लेकिन फिर भी आप ये चार्ट पढ़ के जाओगे। ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन नहीं पढ़ोगे, 1 डे बिफोर एग्जामिनेशन पढ़ोगे। जिस दिन पेपर देने जा रहे हो उस दिन सुबह नहीं पढ़ोगे, एक दिन पहले जो छुट्टी वाला दिन है उस दिन पढ़ लोगे, या उसके भी एक दिन पहले जब पिछला पेपर दे के आए हो तब पढ़ लोगे इसको, ठीक है। तो पढ़ो 1 बाय 1। पहला ब्लॉक है बिल्डिंग का। अगर बिल्डिंग आपके रेसिडेंशियल पर्पस में काम में आ रही है तो कितना लगेगा, 5%। सर रेसिडेंशियल पर्पस में काम में आ रही थी तो पर्सनल यूज हो गया ना, डेप्रिसिएशन क्यों लग रहा है? क्वेश्चन ही नहीं पूछते तुम लोग। रेसिडेंशियल पर्पस में काम में आ रही है मतलब आपकी पर्सनल पर्पस में काम में नहीं आ रही, लेकिन रेसिडेंशियल बिल्डिंग है। कैसे रेसिडेंशियल बिल्डिंग है कि भैया मेरा ये पूरा इंस्टीट्यूट है, अब मैंने यहाँ पे पढ़ाने के लिए दुनिया भर से टीचर्स बुला रखे हैं, तो उन टीचर्स के लिए मैंने एक बिल्डिंग और बना रखी है जहाँ पे उनको फ्लैट्स अलॉट कर रखे हैं, तो वो बिल्डिंग मेरे बिजनेस में ही काम में आ रही है, रेसिडेंशियल पर्पस में काम में आ रही है। कितना परसेंट डेप्रिसिएशन लगेगा, 5%। जो मेरे पर्सनल में काम में आ रही है उसको तो डेप्रिसिएशन लगेगा ही नहीं, वो तो बिजनेस का असेट ही नहीं है, तो मेरा खुद का है, ठीक है। हाँ, स्टाफ क्वार्टर्स। ब्लॉक 2 इंपॉर्टेंट ब्लॉक है, ये स्टार मार्क कर लो, क्वेश्चन में अक्सर यही वाला आएगा। अदर बिल्डिंग जो होती है, अदर बिल्डिंग मतलब नॉर्मल वाली बिल्डिंग जिसमें अपन बिजनेस करते हैं। आज मैं इस बिल्डिंग में बिजनेस कर रहा हूँ तो ये वाली, इसको मैं ऑफिस के रूप में यूज करूँ, फैक्ट्री के यूज में करूँ, गोडाउन के यूज में करूँ, किसी भी तरीके से काम में लूँ मैं इसको, इस पर कितना लगेगा भैया, होटल हो, हॉस्पिटल हो, ये सब कितना लगेगा, 10% लगेगा, ठीक है ना। तो मैं थोड़ी लगाऊंगा डेप्रिसिएशन, अंकल तो लगाएंगे, अंकल का तो हाउस प्रॉपर्टी में इनकम आएगी, तो हाउस प्रॉपर्टी में डेप्रिसिएशन थोड़ी अलाउड होता है, स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा 30%। स्टैंडर्ड डिडक्शन इसीलिए तो मिलता है ज्यादा। ब्लॉक 3 कोई ऐसी बिल्डिंग है जो मैंने टेम्परेरी बेसिस पे बनाई है, तो टेम्परेरी बेसिस वाली बिल्डिंग पे कितना मिलता है, 40%। तो टेम्परेरी बेसिस वाली कौन सी बिल्डिंग होती है? अरे जब मेरी बड़ी बिल्डिंग बन रही थी तो मेरा साइट इंजीनियर, मेरे परमानेंट स्टाफ, वहाँ के लेबर्स, ये कहाँ रहेंगे? मेरी बिल्डिंग बनने का प्रोजेक्ट तो 5 साल का है, तो 5 साल तक ये लोग यहाँ काम करेंगे तो कहाँ रहेंगे? तो भैया मैंने एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर बना दिया। तो ये टेम्परेरी स्ट्रक्चर, आजकल तो वो कंटेनर आते हैं ना लोहे के, उसके बन जाते हैं, झोपड़ियाँ बन जाती है लेबर्स की, स्टाफ क्वार्टर्स बन जाते हैं। तो टेम्परेरी यूज के लिए मैंने क्वार्टर बनाया है, जब बिल्डिंग बन जाएगी तो फिर ये मैं क्या कर दूंगा, डिमोलिश कर दूंगा। तो वैसे तो एग्जाम में ही आता नहीं है, क्वेश्चन में ही आता नहीं है, फिर भी अगर टेम्परेरी नेचर की बिल्डिंग है तो 40%। इसको यूं याद रखना कि अब इनकम टैक्स में 40% हाईएस्ट रेट है। पहले के सालों में 2014 के पहले यहाँ पे 100% डेप्रिसिएशन मिलता था, पर मोदी जी ने आया और 40% कर दिया हमारा, ठीक है। तो अच्छा है, याद रखना, इजी रखना है कि है 45, वो तो स्पेशल रेट है, वो एप्लीकेबल ही नहीं होगी कभी, वो मैं समझाता हूँ। मैक्सिमम रेट आपको जो काम आएगी वो हमेशा 40% ही रहेगी, याद रखना है, मैक्सिमम रेट 40%। अब फर्नीचर, फर्नीचर कोई सा भी हो, लोहे का हो कि लकड़ी का हो, 10%। फर्नीचर में कोई बाइफर्केशन नहीं है। तो मारोगे यार मेरे को। अरे फैन का बटन तो चल ही नहीं रहा, दबा दिया। चलो
अगला क्या है आपका, ब्लॉक 4 फर्नीचर वाला, स्टार मार्क कर दो, क्वेश्चन में आएगा। ब्लॉक 5 5 स्टार मार्क कर दो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कोई आए ना आए ये तो आएगा ही आएगा। डेप्रिसिएशन आया मतलब ब्लॉक 5 आया, 15%। प्लांट एंड मशीनरी दुनिया भर की, इसमें हम कहेंगे आम जिंदगी, मेंटोर जिंदगी वाली प्लांट एंड मशीनरी अलग से पढ़ाऊंगा। इस प्लांट एंड मशीनरी में याद रखना, बुक्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग एसएससी लिख दो यहाँ पे, बुक्स फॉर नॉन प्रोफेशनल एसएससी, बुक्स फॉर नॉन प्रोफेशनल एसएससी। बुक्स फॉर नॉन प्रोफेशनल एसएससी भी प्लांट एंड मशीनरी में काउंट होता है। चलो अब ब्लॉक 6, ब्लॉक 6 क्या कह रहा है कि अभी आता नहीं है ब्लॉक 6, लेकिन आपकी इंफॉर्मेशन के लिए लिख रखा है, प्लांट एंड मशीनरी लाइक ओशन गोइंग शिप्स वेसल्स ऑर्डिनरी ऑपरेटिंग ऑन इनलैंड वाटर इंक्लूडिंग स्पीड बोट्स, जहाज पानी में चलने वाली जितनी भी चीजें होती है इन पर डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, 20%। तो क्वेश्चन में आता नहीं है। 7 प्लांट एंड मशीनरी ब्लॉक इंक्लूड्स द फॉलोइंग। अब देखो ये जो ब्लॉक है ना, ये है मोटर कार फॉर हायरिंग पर्पस, ठीक है, ये इसमें अगर क्वेश्चन में आएगा तो यही आएगा, मोटर कार फॉर हायरिंग पर्पस, कि आप कोई ऐसी मशीनरी यूज करते हो जिसको आप किराए पे देते हो। एक मशीनरी में यूज खरीद के लाया मेरे खुद के यूज करने में, और वही मशीनरी में क्या दे देता हूँ, किराए पे दे देता हूँ। तो जो जिनकी चीजें किराए पे यूज होती है तो एक्सटेंसिव यूज में आती है ना, ठीक है, तो उस पर कितना लगेगा, 30%, 15 का डबल, ठीक है। लेकिन फिर क्या होगा, अब ये चीज इररिलेवेंट है तुम्हारे लिए, लेकिन बोल देता हूँ, इंपॉर्टेंट नहीं है बिल्कुल भी, तुम भी एफर्ट मत डालना इसमें, कि 2019 में ऑटोमोबाइल सेक्टर में गिरावट आई, रिसेशन आया। 2019 में एक ऐसा फेज आया जब गाड़ियां बिकनी बंद हो गई, इतनी कम हो गई कि इवन ऑटोमोबाइल कंपनीज को अपनी फैक्ट्रीज बंद करनी पड़ी। तो सरकार को इंटरवीन करना पड़ा, तो सरकार ने इनकम टैक्स का यूज किया और बोला कि अगर आप ये हमारा सॉरी सॉरी डेट दी उन्होंने 23 अगस्त 2019, अब्दुल सर की गर्लफ्रेंड की बर्थडे की डेट है ये, मुझे याद है अच्छे से, कि 23 अगस्त 2019 से लेके कि 31 मार्च 2020, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 8 महीने। इन 8 महीनों में अगर आप गाड़ियां खरीदते हो तो वो जिसके ऊपर 15% डेप्रिसिएशन लग रहा था ना, वो कितना लगने लग जाएगा, 30%। और जिसके ऊपर 30% लग रहा था उसमें कितना लगने लग जाएगा, 45%। तो आपको बेनिफिट ज्यादा मिलेगा ना, तो खरीद लो ये गाड़ी। जो बंदे आगे पीछे गाड़ी खरीदने की सोच रहे होंगे, उन्होंने अखबार में नोटिफिकेशन पढ़ी होगी, तो उन्होंने इस ड्यूरेशन में गाड़ी खरीद ली होगी ना, क्योंकि उनको इनकम टैक्स में क्या मिला, बेनिफिट मिला। तो यार रिसेशन को कर्व करने का एक तरीका अपना लिया ना सरकार ने, ठीक है। तो अब ये तो वो 2019 वाली बात है, इतना कोई बहुत बड़ा वो सेक्शन नहीं है, इतना कोई बड़ा इम्पैक्ट है नहीं इसका, तो इंपॉर्टेंट नहीं है। बट तुम्हें याद रखना हो तो अब्दुल सर की बर्थडे, गर्लफ्रेंड का बर्थडे कब आता है, 23 अगस्त को, ठीक है। बोल रहा है क्या समझे, मेरे दोस्त हैं, तेरा दोस्त का भी आता है, वो तो नहीं थी अब्दुल सर की गर्लफ्रेंड, मेरी तो बर्थडे किसका, कल ही है, अच्छा, हैप्पी बर्थडे। चलो पढ़ो, प्लांट एंड मशीनरी बुक ब्लॉक इंक्लूड्स द buses, lorries and taxis used in a business of running them on hire, motor car other than those in a business of running them on hire acquired on or after August 23, 2019 but before 1st April 2022 and put to use before 1st April 2020. Molds used in development plastic goods factories, machine plant and machine used in semiconductor industry. इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाला ब्लॉक, रनिंग देम ऑन हायर वाली बात, पहली वाली बात याद रख लेना। और ये जो सेकंड वाली बात है, ये कौन सी है, कि नॉर्मल मोटर कार 15% वाले ब्लॉक में आती, वही आपने इस विंडो में परचेज करी हो तो 30% में आ गई। अगला है आपका, देखिए ना, इसके बाद ब्लॉक 9 पे आ जाओ आप। ब्लॉक 9 पे 45% है ना, वो कौन से वाले के लिए है, कि वो जो अभी अपन ने 30% पढ़ा ना, बसेस लॉरीज एंड टैक्सीज यूज फॉर रनिंग देम ऑन हायर, कितना मिलता है, 30%। पर आपने वो अब्दुल सर की गर्लफ्रेंड के बर्थडे वाली विंडो में खरीदी है, तो उसका 30% के बदले में कितना मिल जाएगा, 45%। तो रेयर ऑफ द रेयर सिचुएशन है, नहीं आता एग्जाम में। ब्लॉक 8 स्टार मार्क कर लो, ब्लॉक 8 में से 4-5 चीजें आती हैं। क्या कहता है ब्लॉक 8, पहला कंप्यूटर और कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर से रिलेटेड एसेसरीज जो आप परचेज करके लाते हो, कितना परसेंट लगेगा, 40% लगेगा।
सेकंड बोल रहा है कि बुक्स ओन्ड बाय प्रोफेशनल मे और मे नॉट बी एनुअल पब्लिकेशन। ये कट कर दो, मे और मे नॉट बी एनुअल पब्लिकेशन, अब मतलब ही नहीं रखता ये पॉइंट यार। पहले तो क्या है कि हम एज अ प्रोफेशनल जो बुक्स खरीदते हैं, पहले तो ये बात समझो, इन्होंने बुक्स के लिए दो कैटेगरी बनाई, एक तो प्रोफेशनल एसएससी और एक नॉन प्रोफेशनल एसएससी। प्रोफेशनल एसएससी कौन होगा हमारा? डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ऐसे प्रोफेशनल पढ़े लिखे लोग। और नॉन प्रोफेशनल इनको छोड़ दो बाकी सब। तो प्रोफेशनल एसएससी को तो किताब ज्यादा यूज में आती है, उसका तो काम ही पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड है, तो उसको डेप्रिसिएशन क्या मिला? ज्यादा मिला। नॉन प्रोफेशनल एसएससी किताब ले तो लेता है लेकिन पढ़ता कम है, यूज में कम आती है, तो इसके लिए डेप्रिसिएशन की रेट क्या रखी? कम। नॉन प्रोफेशनल एसएससी के लिए कितना लिखा अपन ने? 15%। और प्रोफेशनल एसएससी के लिए कितना लिखा अपन ने? 40%। तो इसमें भी है ना, पहले रेट दो थी प्रोफेशनल एसएससी के लिए। ये दो तरह की किताबें होती है यार, एक होती है नॉर्मल बुक्स, एक होती है एनुअल पब्लिकेशन। एनुअल पब्लिकेशन मतलब अगर आपकी ये जो इनकम टैक्स की मैं बुक खरीदूं, तो प्रैक्टिस करने के लिए इनकम टैक्स की रेडी रेकनर करके एक बुक आती है टैक्समैन की, स्टूडेंट गाइड भी आती है टैक्समैन की, ठीक है, टैक्समैन एक पब्लिकेशन है, उसकी बुक्स आती है। तो उसमें वो लोग केसेस पब्लिश करते हैं, प्रोविजन अच्छे से समझाते हैं। तो इनकम टैक्स तो हर साल चेंज हो जाता है, तो मैंने जो इस साल किताब ली वो अगले साल काम नहीं आएगी, अगले साल के लिए नहीं लेनी पड़ेगी। तो ये बुक तो इसी साल काम में आएगी ना, तो 100% डेप्रिसिएशन मिलना चाहिए। तो पहले लॉजिकल था 100% ही मिलता था, मोदी जी ने आके मना कर दिया कि 100% अब किसी को मिलेगा ही नहीं, मैक्सिमम रेट कितनी रहेगी? 40%। तो भाई प्रोफेशनल एसएससी, तेरी किताब एनुअल पब्लिकेशन वाली हो कि नॉन एनुअल पब्लिकेशन वाली हो, सब पे कितना मिलेगा? 40%। लेकिन नॉन प्रोफेशनल एसएससी, तू सुन, तेरी अगर नॉर्मल बुक्स है तो 15%, लेकिन तूने भी बुक कौन सी खरीदी है? एनुअल पब्लिकेशन वाली, तो तेरे लिए फिर कितना? 40%। समझ में आया? आई बात समझ में? हाँ, ओके। सर नॉन प्रोफेशनल एसएससी किताबें क्यों खरीदता है? अब जैसे आप मान लो कि कोई फैक्ट्री है, फैक्ट्री के ऊपर लेबर लॉज एप्लीकेबल होते हैं, पीएफ के लॉ एप्लीकेबल होते हैं, जीएसटी एप्लीकेबल है, इनकम टैक्स एप्लीकेबल है, तो उनके भी एडमिन स्टाफ ने इन चीजों को रेफर करने के लिए क्या खरीद रखी है? बुक्स खरीद रखी है। तो 15%, उनमें से कोई एनुअल पब्लिकेशन वाली है तो 100%, सॉरी 40%, सॉरी। तो पढ़ो, बुक्स ओन्ड बाय पर्सन कैरिंग ऑन बिजनेस और रनिंग लैंडिंग लाइब्रेरीज। अब अगली बुक्स कौन सी है? सर वो लोग जो बुक्स खरीद के उसको किराए पे देते हैं, मतलब लाइब्रेरी वाले, तो इनकी भी बुक ज्यादा काम में आती है, इनकी भी 40%। तुम्हारे लिए इसका चार्ट बना देता हूं मैं पूरा। देख लो बेटा कि प्रोफेशनल एसएससी है, कोई सी भी बुक को 40%, लाइब्रेरी है 40%, और नॉन प्रोफेशनल एसएससी है तो नॉर्मल बुक्स 15%, और एनुअल पब्लिकेशन है तो 40%। फिर इसके बाद एनर्जी सेविंग डिवाइसेस, मतलब चिमनीज में लगते हैं ये, ताकि बिजली की खपत कम हो, ठीक है। पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट, कोई सा भी पोल्यूशन हो, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉलिड वेस्ट कंट्रोल, या कोई से भी रिकवरी वाला सिस्टम हो, सब पे 40%। लाइफ सेविंग मेडिकल इक्विपमेंट 40%। इसके बाद की कोई चीज काम की नहीं है। मशीनरी एक्वायर्ड और इंस्टॉल ऑन आफ्टर सितंबर 1 2022 इन वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट और वाटर ट्रीटमेंट प्रोजेक्ट और फॉर पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, क्वेश्चन में नहीं आता। गैस सिलेंडर प्लांट यूज्ड इन फील्ड ऑपरेशन बाय मिनरल ऑयल कंसर्न, डायरेक्ट फायर ग्लास मेल्टिंग फर्नेसेस, कंटेनर मेड ऑफ ग्लास प्लास्टिक्स यूज्ड एज रिफिल्स, जो कंटेनर्स होते हैं आपके, वुडन पार्ट्स यूज्ड इन आर्टिफिशियल सिल्क मैन्युफैक्चरिंग मशीनरी, सिनेमाटोग्राफ फिल्म्स, बल्ब्स ऑफ स्टूडियो लाइट्स, वुडन मैच फ्रेम्स, प्लांट यूज्ड इन माइंस क्वेरीज एंड सॉल्ट वर्क। तो बेटा जितनी चीजें मैंने क्वेश्चंस में देख रखी है इन 18 सालों में, तो वो तो मैंने बोल्ड कर रखी है।
और जो बोल्ड नहीं हो रही मैंने आज तक किसी क्वेश्चन में नहीं देखी इनको, ठीक है, पर इनकम टैक्स में एग्जिस्ट करती है तो आपके नोट्स में लिखी हुई है, ठीक है। तो जो बोल्ड है वो इंपॉर्टेंट है। ब्लॉक 9 पढ़ लिया, ब्लॉक 10 पे भी स्टार मार्क कर लो, ये भी क्वेश्चन में आता है। ये है इंटेंजिबल असेट्स, साइड में लिखा हुआ है सबसे पहला वर्ड इंटेंजिबल असेट्स, इसको डबल अंडरलाइन कर लो। कोई सा भी इंटेंजिबल असेट हो, बस वो पेटेंट और कॉपीराइट जिसको 1998 के पहले खरीदा था, क्योंकि वो 14 इक्वल इंस्टॉलमेंट में मिलता है। हाँ, अरे वही तो, जो पहले खरीदा था उस पर तो नहीं लगेगा ना डेप्रिसिएशन, जो बाद में खरीदा उस पर तो लगेगा। कितना परसेंट लगेगा? 25% लगेगा, ठीक है। बस एक चीज बोल्ड में लिखी है, नॉट बीइंग गुडविल ऑफ अ बिजनेस और प्रोफेशन, इस पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता। गुडविल ऑफ अ बिजनेस और प्रोफेशन, ये बिजनेस कट कर दो, गुडविल ऑफ अ प्रोफेशन कर दो खाली। प्रोफेशनल असेट ही अपने गुडविल बेचता है, तो वो गुडविल को कैपिटल असेट इंटेंजिबल असेट मानते ही नहीं अपन, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लगता, ठीक है। पन्ना पलटाओ फटाफट, कंप्लीट। अब ये इंपॉर्टेंट नोट्स, ये शायद अपन ने डिस्कस कर लिए। डेप्रिसिएशन एनी अदर डिडक्शन ऑन डेप्रिसिएशन ऑन एनी अदर डिडक्शन ऑन लैंड नॉट अलाउड, लिखो लैंड के आगे लिखो नॉट अलाउड। लैंड पे ना डेप्रिसिएशन मिलता है ना कोई डिडक्शन मिलता है। If the asset is put to use for less than 180 days, the depreciation shall be charged at half rate after 3rd October. If the asset is put to use for more than or equal to 180 days, बिल्कुल साफ स्पष्ट बोल दिया कि 180 days कंप्लीट हो गए तो फुल रेट से लगेगा। If the date of put to use not given in the question, then date of purchase should be considered. If the asset is purchased in 1 year and put to use for different years, then depreciation shall be charged at full rate, even if the asset has been used for less than 20 days in that year. वाह यार, पढ़ा दिया ना ये कल मैंने आपको, ठीक है, ओके। In the event of partition of HUF, dissolution of firm, conversion of firm into company, rule of 180 days shall not apply. Depreciation shall be charged at full rate. मतलब आपके बिजनेस का कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो गया, सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म बन गई पार्टनरशिप, पार्टनरशिप से HUF, HUF से कंपनियां, पार्टनरशिप से कंपनी। तो पहले आप एक पैन कार्ड पे काम करते थे, वही काम आप दूसरे पैन कार्ड पे कर रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे पैन कार्ड के लिए आप 180 दिन गिनने लग जाओ। इस वाले पुराने वाले को तो डेप्रिसिएशन मिलेगा ही नहीं, पूरा डेप्रिसिएशन किसको मिल जाएगा? नए वाले को मिल जाएगा। 180 डेज उस पर अप्लाई नहीं करने, ठीक है। थ्योरेटिकल पॉइंट है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में नहीं आता ये पॉइंट। कुछ पूछना है सानिध्य? नहीं। While calculating depreciation, priority always given to the asset which were put to use for less than 90 days, half rate. Mandatory to apply depreciation or additional depreciation. Additional depreciation अब पढ़ना है अपन को. Shall not be allowed if the payment of asset for more than 10,000 is made in cash, not by account paying check. भैया depreciation नहीं मिलेगा अगर asset का payment तुमने किस में कर दिया? कैश में कर दिया, ठीक है। ये कौन सा रूल है सर? बिजनेस एंड प्रोफेशन में कोई भी खर्चा कैश में अलाउ नहीं होता, ठीक है। तो आपने कैश में असेट खरीद लिया, तो ये तो खर्चा ही नहीं है, तो असेट है, तो इस असेट से रिलेटेड खर्चा क्या मिलता है? डेप्रिसिएशन, अलाउ नहीं होगा। आ जाओ बेटा, आ जाओ। अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन कैन बी कैरिड फॉरवर्ड टू इनफाइनाइट इयर्स, ये बात अपन कल पढ़ेंगे, ये अभी पढ़ने की नहीं है। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस में पढ़ना है अपन को, ठीक। कौन सा बताऊं बेटा? 6th वाला। ये मैंने 6 के बाद ही पूछा था ना, तुझे कुछ पूछ रहा है फिर साले, ठीक है। तो पार्टनरशिप फॉर्म को मैंने कंपनी में कन्वर्ट कर लिया। कब कन्वर्ट किया? 31 अक्टूबर को कन्वर्ट किया। तो कंपनी के पास तो सारे एसेट कब आए? 31 अक्टूबर को आए। तो 180 डेज पूरे नहीं हो रहे ना, तो कोई बात नहीं, आप तो पूरे साल का लगाओ, क्योंकि इससे पहले कौन यूज कर रही थी? पार्टनरशिप फॉर्म यूज कर रही थी, ठीक है। कंटिन्यूइंग एसेट की बात हो रही, पहले बीसीसी पार्टनरशिप फॉर्म के नाम पे चल रही थी, मैंने उसको 31 अक्टूबर में किसके क्या कन्वर्ट कर दी? कंपनी बना दी मैंने उसको। तो बीसीसी उसी एसेट्स को तो पहले भी यूज कर ही रही थी ना। आप यूं बोलो नहीं कंपनी तो 31 अक्टूबर को फॉर्म हुई है, तो इसके एसेट्स तो 31 अक्टूबर से यूज में आ रहा है, तो ऐसा नहीं होगा, समझे। चलो एडिशनल डेप्रिसिएशन कल पढ़ेंगे, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अपन, तब तक के लिए बाय, टाटा, सी यू।